नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। और हम मध्य प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो राजनीति में घर वापसी की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत जो है कभी बनी होगी, पर लोगों ने इसको राजनीति में जो है ये बहुत अक्षरशः सही साबित होते दिख रही है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दशक से दल बदल का जो सिलसिला जारी है वह राजनीति में नई परिपाटी बन चुका है। भाजपा से असंतुष्ट होकर दूसरे दलों का दामन थामने वाले नेताओं को उन दलों में राजनीतिक सुख चैन नहीं मिलता। नतीजन वो अधिकांश अपने घर वापसी कर लिए। वे भाजपा में लौटकर फिर अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी का नाम भी जुड़ गया है। दीपक जोशी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। दीपक जोशी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने पार्टी बदली और भाजपा में लौटे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बगावत कर भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। बाद में उमा भारती ने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। उनके साथ आए नेताओं में प्रहलाद पटेल, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, रघुनंदन शर्मा ने संगठन और सत्ता में जगह बनाई। दीपक जोशी ने भी विधानसभा चुनाव में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था और खातेगांव सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना उनको वहां करना पड़ा। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुशमरिया जो है उन्होंने भी भाजपा से बगावत की और कांग्रेस के साथ जुड़ गए। बाद में उन्होंने भाजपा में वापसी की। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को लौटना पड़ा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई नेताओं ने अपनी पहचान बना रखी है और सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण जगह बनाई है। प्रदेश की राजनीति में घटनाएं दर्शाती हैं कि जो नेता भाजपा छोड़ते हैं उनके लिए वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है, बशर्ते वे अपने फैसले पर पछताएं और पार्टी पर अपना विश्वास बहाल करें। राजनीति में घर वापसी पर चर्चा शुरू करने से पहले हम सुनते हैं कि इस बारे में जो नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, चुनावों के समय राजनीतिक दलों में आना जाना लगा रहता है। दीपक जोशी स्वयं हमारे पार्टी में आए थे, हमने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था। उनकी विचारधारा अगर हमारे साथ मेल खाती तो वो रुकते। जो विचारधारा के साथ वो पल्लवित और पोषित हुए वो विचारधारा कांग्रेस में नहीं चलेगी। कांग्रेस में सर्वधर्म समभाव की बात करना पड़ेगी, सबका साथ सबका विकास की बात करना पड़ेगी। वही आदमी कांग्रेस में चल पाएगा। अगर विचारधारा दूषित होगी तो कांग्रेस के साथ नहीं चल पाएगा। उमा भारती का जिक्र है। उमा भारती जिस तरीके से नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, आपने लालच देके आपने उनकी पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन उमा श्री भारती के दिल में जगह नहीं बना पाए। रघुनंदन शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता उनके साथ चले गए थे। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी जब जब पराजित होती दिखती है तब तब इस तरीके के खेल खेलती है। किसी को प्रलोभन दे करके, किसी पर दबाव बना करके भारतीय जनता पार्टी ये 2 उपचुनाव जीतना चाह रही है। कहीं लाडली बहना की स्कीम ला करके, किस्त जारी करके ये 2 चुनाव जीतना चाह रही है। ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो हम अभी 1.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हो गए हैं, लगभग 1 करोड़ 63 लाख मध्य प्रदेश में, देश भर में 11 करोड़ से आसपास सदस्य हैं। और हम तो अच्छी बात है उसमें, और सभी लोग आ रहे हैं, स्वागत है। और हमारे जो पहले पार्टी के लोग थे उनको समझ में आया कि कहीं पर भी उनको सुख नहीं प्राप्त होता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी में ही उनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जहाँ पर ही उनका उत्थान संभव है। उनको पुनः प्रकाश नजर आया। अच्छी बात है, सबका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी तो सिद्धांतों में विश्वास करती है कि अस्तु मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम, असत्य से सत्य की ओर जाना और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की इस यात्रा में कहीं ना कहीं जो लोग पहले कांग्रेस में गए, जब पिछड़ा माहौल था और जो सारे सर्वे आ रहे थे तो लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि कांग्रेस में जाएं, पर अब कांग्रेस की वापसी हुई नहीं और भाजपा जो है सत्ता पर काबिज है। और सत्ता पे जो काबिज होता है तो बहुत सारे काम, बहुत सारे पावर सेंटर जो है सत्ता के पास होते हैं। तो निश्चित रूप से जो भाजपा के नेता लंबे समय से वैचारिक कारणों से भी
और वो कांग्रेस में अपने को मिसफिट भी पा रहे होंगे, तो उनको लगा कि चलिए अभी तो हाल फिलहाल कांग्रेस के कोई लक्षण नहीं दिख रहे, तो यहाँ रह के क्या करेंगे, विपक्ष की राजनीति करना उनको मुश्किल होगी। जहाँ तक दीपक जोशी की बात हो रही है, कैलाश जोशी भाजपा के बड़े नेता रहे हैं और उनके बेटे हैं वो, तो निश्चित रूप से वो भाजपा की विचारधारा में पले बड़े हैं, तो हो सकता है कि ये भी उनको असहजता लग रही हो, और ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम लिए। चलिए हम उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय सिंह यादव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अंबिका शर्मा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और राकेश शर्मा जो हैं वो हमारे सहयोगी हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी से जानना चाहूँगा कि ये जो घर वापसी हो रही है और लोग आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं, और भाजपा में जैसा कहा कि जो लोग भाजपा की विचारधारा में पले बढ़े हैं या भाजपा में विश्वास करते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि भाजपा ने तो अभियान ही चलाया है, सदस्यता अभियान, और जो पहले से भाजपा में रहे अगर वो लौटना चाहते हैं और उनको पछतावा है कि वो गलत निर्णय लिए थे उन्होंने, तो इस पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सदैव सबका साथ सबका विकास और कैडर आधारित पार्टी, संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ सभी के लिए काम है और सभी के लिए उचित सम्मान है। अब ये कहना कि जो नेता कांग्रेस में भाजपा से गए वो वापस लौटे, ये अक्षरशः सही नहीं हो सकता। आंशिक रूप से जरूर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में तो ऐसे नेता जिनका 30 साल, 40 साल या 50 साल तक का भी राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहा, वो भी आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं। क्योंकि असल में कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नियत है, ना कोई रीति है। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। अब ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल की कांग्रेस ना होकर दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर ऐसे अराजक तत्वों की पार्टी बन के रह गई है। तो ऐसी पार्टी में कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है जहां आप जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। जहां कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं का मोह भंग हुआ, वहीं कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में किसी परिस्थिति में कोई आंशिक विरोधाभास या फिर किसी तरह के मतभेद की वजह से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले भी गए, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनका निर्णय गलत था। क्योंकि जिस तरह की विचारधारा में वो पले बड़े हैं और जिस उम्मीदों के साथ एक अच्छा काम करने के लिए कांग्रेस में गए थे, वो समझ गए कि कांग्रेस में वो सब कुछ संभव नहीं है। दीपक जोशी जी तो एक तरह से जनसंघ के जमाने का दीपक उनका नाम ही है। तो एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भाजपा के परिवार के व्यक्ति थे। उस समय के लिए कुछ मतभेद थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा कि सबसे ऊपर होता है जनता की सेवा, और जनता की सेवा के इस मिशन के लिए कांग्रेस पार्टी में रहकर कभी काम नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी में रहकर आप एक अराजक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। आप सोचिए कि जो देश में शहादत पे सिपाहियों के ऊपर सवाल उठा दें, सेना के ऊपर सवाल उठा दें, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करें, तो ऐसी पार्टी में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। चाहे कुशमारैया जी हो, चाहे पूर्व में सरताज सिंह भी रहे हो, अन्य भी वरिष्ठ नेता रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने ये महसूस किया, उसी तरह से भाजपा से जो गए हुए नेता थे उन्होंने भी महसूस किया कि उनका निर्णय गलत था और उन्होंने अपने निर्णय में सुधारा। और भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है, सभी के लिए काम करने का अवसर है। यहाँ केवल राष्ट्र प्रेम की भावना है, नेशन फर्स्ट और जनता की सेवा, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। जी अजय जी, एक बात आप कह रहे थे अभी, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सर्वधर्म संभाव हमारे साथ रहना है, तो आप जो है वो इस तरह की बात नहीं कर सकते कि किसी एक धर्म या किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष की नेतागिरी करें। अगर कांग्रेस है तो उसका एक अपना चरित्र है, उसका अपना एक इतिहास है कि वो सबको साथ लेती है। तो कई लोग वहाँ पर ये घुटन महसूस करते होंगे कि ये तो सबको गले लगाते हैं, ये खास खास के बटोगे कटोगे तो बटोगे नहीं बोल रहे हैं ये लोग, ये उस तरह के स्लोगन नहीं लगा रहे हैं। तो ये अपने को जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं या हमारी पार्टी में सुनते आ रहे हैं उससे कहीं ये अलग बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये गांधी की बात करते हैं, ये नेहरू की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जमीनी सच्चाइयों से दूर है। हम दीपक जोशी का ही उदाहरण ले लें। अभी बुधनी और विजयपुर का चुनाव समाप्त भी नहीं हो पाया है और दीपक जोशी कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे।
बुधनी हो विजयपुर के लिए। तो कांग्रेस को कहीं भी जमीनी सच्चाइयों का आता पता नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया और ट्विटर तक की राजनीति करते हैं। अगर आप आतंकियों का समर्थन करने को राष्ट्र प्रेम माने, तो ऐसा राष्ट्र प्रेम ना जनता स्वीकार करती है और ना जो जीवन में समर्पण के साथ राजनीति कर रहे हैं ऐसे नेता स्वीकार करते हैं। और साथ ही जिस तरह की बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं, राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता, मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस के नेताओं के ऊपर और तरस भी आता है कि ऐसे नेता का बचाव करते हैं जो बटला हाउस में मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पे सवाल उठा चुके हैं और आतंकियों के लिए सोनिया गांधी रोती रही, उनके आंसू तक नहीं रुके। तो इसको सर्वधर्म समभाव कहते हैं क्या? ऐसा सर्वधर्म समभाव कांग्रेस पार्टी अपनाए और उनके नेता अपनाए, जो देश प्रेम की बात करेगा, देश की उन्नति की बात करेगा, विकसित भारत की बात करेगा। और रही बात समानता की, तो देश में प्रधानमंत्री आवास, चाहे गरीब कल्याण के लिए राशन योजना, आयुष्मान योजना, आप बताइए किसी में कभी भेदभाव हुआ क्या? धर्म के आधार पर भाजपा ने लाभार्थियों में कभी अंतर किया? और उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी जनता को ठगने में और धोखा देने में कभी भी अंतर नहीं किया, सबको समान रूप से ठगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की जनता के विश्वास पे खरी उतर रही है और कांग्रेस पार्टी राह भटक गई है। ये तो विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रही है। अजय जी, आप एक बात हमेशा कहते हैं कि देखिए साहब, हमारी सत्ता है या भाजपा जो है, सरकार और पार्टी दो चीज़ अलग होती है। सरकार में जब कोई नीति बनती, कोई भी नीति बने, किसी की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, जब वो सरकारी योजना दस्तावेज बनेगा तो आप उसमें, चूंकि आप डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, तो आप उसमें कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए आपकी उदारता नहीं है। ये तो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो ये नहीं कर सकती कि मैं इसको दूंगी, इसको नहीं दूंगी, इसको दूंगी। वो पैरामीटर तय कर सकती है कि गरीबी रेखा के नीचे का आदमी चाहिए, आवासहीन चाहिए, सबसे गरीब चाहिए। वो कुछ कुछ पैरामीटर जो है वो बनाएंगे, उसका ड्राफ्ट बनाएंगे। पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये दलित को दूंगा, मैं इसको सवर्ण को नहीं दूंगा, मैं फलाने को दूंगा, इसको नहीं दूंगा। तो आप जब ये कहते हैं कि साहब देखिए प्रधानमंत्री आवास में हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम योजनाओं में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या तर्क है? बिल्कुल सही बात है कि सरकार को समान रूप से सभी को एक नजर से देखना चाहिए और सभी को समान अधिकार देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने तो ऐसा नहीं किया। कांग्रेस की सरकार तो तुष्टीकरण करती रही, हज के नाम पे सब्सिडी देती रही। तो एक समुदाय को मनमोहन सिंह कहते रहे कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार हमारे मुसलमानों का है। तो कांग्रेस ने तो एक नजर से नहीं देखा। और साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी, आज मंदिरों पे, तीज त्योहारों पे, गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी पे सवाल उठाते हैं और मुख्यमंत्री निवास से प्रधानमंत्री हाउस तक रोजा इफ्तारी की दावतें करते थे ये लोग। तो कांग्रेस पार्टी ने समान बर्ताव नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का बर्ताव करते करते इतनी अंधी हो गई कि आतंकियों का तक समर्थन करने से ये पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार रही है। दीपक जोशी जैसे राष्ट्रवादी नेता कभी ऐसी दल में नहीं रह सकते। वो दल नहीं, दलदल बन गया है और उस दलदल में कभी भी कोई अच्छा नेता नहीं रह सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में न केवल भाजपा से गए हुए नेता, उनके स्वयं के नेता जो 50-50 साल से थे, सुरेश पचौरी जी जैसे बड़े नेता, रामनिवास रावत जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। तो कुछ तो कारण होगा, कहीं तो कांग्रेस में भटकाव है। जी, तो हम बात करना चाहते हैं अंबिका जी कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है बात जिसकी पर्दादारी है। तो क्या कांग्रेस वाकई दलदल में समाहित हो गई है, या वहाँ पर इस तरह का भेदभाव है कि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी होती है, या आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, या देशद्रोहियों के साथ खड़ी होती है, और उसको राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा होगा स्वतंत्रता का, पर वो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है और उस गैंग के साथ खड़ी है। तो इस बारे में क्या कहेंगे अंबिका जी आप? अभी चूंकि अजय सिंह यादव जी ने बहुत सारी बातें कही है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप अपनी बात रखें। देखिए महेंद्र विश्वकर्मा जी, अजय यादव जी तो जो भी बोल रहे हैं, सारे इनकी मजबूरी है इस प्रकार का बोलना, इसके अंतरात्मा से इस प्रकार की बात नहीं करते। ये भी जानते हैं कि अंतरात्मा से कर रहे हैं अंबिका जी, आप लोग मिसगाइडेड हैं, आप लोग मिसगाइडेड हैं। हमने यार यादव जी,
हमने यादव जी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बड़ी संजीदगी से आपकी बात लेकिन सुनी। आप अगर मेरा आपका नाम ये लेके कोट करेंगे तो आपका मुझे ये बोलना पड़ेगा। आचरण आप अपने पार्टी आपका की ये बात करें, आप आप आपका अगर ये नाम लेके कोट करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप अपनी आपका ये पार्टी का पक्ष रखें, मेरी आपका आत्मा और अंतरात्मा की चिंता आपका ना करें, आपका इसलिए मुझे आपका ये बोलना पड़ेगा। आपके पास आप अपना पढ़े पक्ष रखने पढ़ाए के लिए मिट्टू हो, चार लाइनें जो नहीं है। मैं पार्टी अजय कह भाई, रही है। चार लाइनें नहीं है अपनी अजय पार्टी जी, की। अजय जी और अंबिका जी, मैं अंतरात्मा की आवाज़ मेरा दर्शक नहीं सुन पाता। वो टीवी पे जो आवाज़ आती है और बहुत सारी आवाज़ें जब गड़बड़ हो जाती है तो उसको समझ में नहीं आता। तो अंबिका जी को बोलने दें, फिर मैं आपको भी अवसर दूंगा। अंबिका जी बोलिए। इनको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता में जितना बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है, ये लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से रियासतों का एकीकरण किया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने शहादत दी राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए, राष्ट्रीय सार्वभौमता के लिए, इन लोगों का शहादतों का इतिहास नहीं है। इनका जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो इन्होंने मार्केटिंग की है पॉलिटिक्स की। इनका इतिहास इस रूप में पढ़ा जाएगा कि ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, ये विधायकों को खरीदते थे, सांसदों को खरीदते थे, इनको जनादेश प्राप्त नहीं होता था, ये खरीद करके अपनी सरकारें बना लेते थे। इस प्रकार से इनको याद किया जाएगा। आयाराम गयाराम का जो दौर पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है, ये सब इन्हीं की देन है। राजनीति में संक्रमण जो पैदा हुआ है वो सब भारतीय जनता पार्टी के। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो ह्रास हुआ है वो सब इन्हीं का। इन्होंने राजनीति को बाजार बना दिया है। एक किस मुंह से ऐसी बात करते हैं। रामनिवास रावत जैसे गद्दार आदमी को ये कहते हैं बड़ा भक्त, बड़ा सारे का सारे गद्दार और सारे माफिया, सारे अपराधी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जन्मोत्सवी में ये लोग नहा लेते हैं, ये बड़े पवित्र हो जाते हैं और सर्टिफिकेट तत्काल दे देते हैं। 6 बार से विधायक बनाया है हमारी बात कांग्रेस पार्टी रामनिवास रावत को, कोई वजह नहीं था और इन लोगों ने प्रलोभन देके उनको मंत्री बना दिया और वो पहुंच गए वहां पर। और तो पब्लिक से कह रहे हैं नेताओं से कि हम आपके बीच आए हैं गद्दारी करके उस मातृ संस्था से, जिस मातृ संस्था ने हमको 6 बार विधानसभा में पहुंचाया, उनको मंत्री बनाया, हमें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। ये तो इनका स्वरूप है। कहा सवाल दीपक जोशी साहब का, तो इनके कैलाश जोशी जी एक बहुत आदर्श राजनेता थे। निश्चित रूप से सारी पार्टियां उनका सम्मान करती हैं। अटल जी, आडवाणी जी और कैलाश जोशी का युग अब खत्म हो गया, उनका दर्शन खत्म हो गया, उनकी आइडियोलॉजी इन लोगों ने गाड़ कर रख दी। जो स्वच्छता की बात करते थे, स्वच्छता की बात करते थे राजनीति में, मानदंडों की बात करते थे, मूल्यों की बात करते थे, अब तो इन्होंने व्यापार के लिए, राजनीतिक व्यापार के लिए जो अवांछनीय जो भी तरीके होते हैं, सारे के सारे तरीकों को इन्होंने वैधानिक प्रधानता कर दी है और फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं ऐसे दूसरे कार्य करके। ये तो इनका चरित्र है। इनका इतना बड़ा विकृत नहीं हुआ है कि ये कांग्रेस के हमारे बलिदान, हमारे त्याग, हमारे संघर्ष के सामने एक पीठ तक है। जी अजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना, अजय जी को कुछ कहने देते हैं। दूसरा अंबिका जी, अजय जी को कुछ बोलने देते हैं, फिर आप अच्छे से काउंटर कीजिएगा। बोलिए अजय जी। देखिए, अंबिका जी ने देश की एकता अखंडता में कांग्रेस की बात की, नाम लिया सरदार पटेल का। अंबिका जी जवाब दीजिएगा, बाद में इकट्ठा हमारी बात सुन लीजिए। आपने अरे अंबिका जी, आप बात सुन लीजिए, हमें कह लेने दीजिए। के लिए दो बड़े नाम लिए कांग्रेस में, सरदार पटेल का और बाबा साहब अम्बेडकर। तो देश की एकता अखंडता के लिए 2 बड़े नाम, इनको आपने इतना उपेक्षित किया कि भारत रत्न भी इन्हें तब मिल पाया जब गांधी नेहरू परिवार से देश मुक्त हो पाया, जबकि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने तो अपने जीवन में जीते जी भारत रत्न ले लिए। और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को मिला जब भाजपा के समर्थन से 1990 में जनता दल की पीपी सिंह की सरकार बनी। 1991 में सरदार पटेल को आजादी के 50 साल बाद भारत रत्न मिल पाया। तो आप मुझे बताइए, इन नेताओं का आपने क्या सम्मान किया जिनके नाम पर आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। दूसरी बात, आया राम गया राम,
देश में 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें बर्खास्त करी कांग्रेस पार्टी ने। इंदिरा गांधी ने अकेले 70 सरकारों को भंग किया और देश में आया राम गया राम की पहली शुरुआत कांग्रेस ने करी, जब भजनलाल पुरी की पूरी पार्टी लेकर 1980 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे जनता पार्टी से। अंबिका जी, आप तो बुजुर्ग नेता हैं, आपको शायद जानकारी भी होना चाहिए उस एपिसोड की। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल आईना देखे तो बहुत सारी सच्चाइयां समझ जाएगी। कांग्रेस केवल अब आतंकियों की पार्टी रह गई है, तुष्टीकरण की पार्टी रह गई है, यहाँ तक कि आप भगवान के ऊपर सवाल उठा देते हैं। ऐसी पार्टी के साथ कौन रहेगा? रामनिवास रावत जी जैसे नेता ने अपना जीवन कांग्रेस को दिया और आज उन्हें गद्दार कहने लगे। आपने उनकी उपेक्षा करी, उनसे कम कद के नेताओं को नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष बना दिया, उनके विरोधी को लोकसभा का टिकट दे दिया, तो उनके पास क्या रास्ता बचा था? तो ऐसे में अपने क्षेत्र के सम्मान के लिए वो कांग्रेस छोड़ के आए। दीपक जोशी जी जैसे नेता, विवेकवान नेता है, वो समझ गए कि उनसे गलती हुई थी और वो वापस अपने घर में आ गए, सही धर्म के रास्ते पे, सनातन के रास्ते पे। चलिए, तो हम सनातन के रास्ते को पकड़ के जो लोग वापस आए हैं, राकेश, ऐसे कितने नेता और हैं? और ये जो गांधी के रास्ते को कांग्रेसी कैसे भूल के वापस नहीं आ रहे हैं? भाजपा में सब सनातन के मार्ग को, तो कहीं सत्ता का सुख तो उनको वापस नहीं बुला रहा है, या उनके दिमाग में कहीं रहा हो कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती हो तो कुछ लोग गए हों और अब कांग्रेस के दूर दूर तक सत्ता में आसार नहीं दिख रहे हैं। 5 साल तक तो अभी बिल्कुल नहीं है, 2029 तक। तो क्या वजह है कि कांग्रेसी ज़्यादा गए थे बीजेपी में पर वो नहीं लौट रहे हैं, पर बीजेपी के जो लोग गए थे वो जो है लौट रहे हैं? क्या कुछ मामला है? देखिए सुभाष जी, दो बातें हैं। एक प्रकार से यदि मान लिया जाए तो राजनीति में यदि कोई भी व्यक्ति यदि कदम रखता है तो वो जनसेवा करने का मकसद रखता है, लेकिन जनसेवा के साथ साथ यदि उसको सत्ता का सुख भी प्राप्त होता है तो वो भी उसके लिए एक एडवांटेज रहता है। और यही कारण है कि अब वर्तमान में जो राजनीति हो गई है वो एक सत्ता सुख की एक सीढ़ी भी बन गई है। और यही कारण है कि यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में यदि पिछले 20 साल से यदि लगभग 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ सरकार का छोड़ दिया जाए तो करीब पिछले 20 साल से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है। ऐसे में यदि जो सबसे पुरानी पार्टी जिसको हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के जो नेताओं का अपनी ही पार्टी से मोह भंग इसलिए होता जा रहा है क्योंकि दरअसल तमाम जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो तमाम कांग्रेस के नेता रहे जो राजनीति करते हैं, लेकिन उनके जो अलग से जो साइड लाइन जो बिजनेस होते हैं उन बिजनेसों को बचाने के लिए भी वो जो है एक प्रकार से पार्टी से पलायन करना भी उचित समझते हैं। यदि बात की जाए, देखिए सबसे बड़ी बात है संजय पाठक की बात की जाए, यानी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं शिवराज सरकार में, लेकिन एक सबसे बड़े यदि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यवसायी हैं संजय पाठक, और उनकी जिस प्रकार से खदाने माइनिंग के काम है, उनके जिस प्रकार से जो काम चल रहे थे उन कामों को किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो, इस कारण से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और पलायन करके बीजेपी में आए। क्योंकि देखिए यदि कोई भी व्यक्ति यदि विपक्ष छोड़ के सत्ता पक्ष में आता है तो उसके जो साइडलाइन जो बिजनेस चल रहे होते हैं वो निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात हम विचारधारा की करते हैं। दीपक जोशी आए, लेकिन दीपक जोशी के आने का कारण क्या रहा? दरअसल देखिए क्या है कि उनके पिताजी ने जिस प्रकार से जनसंघ के दौर के या बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में वो एक रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से उनको 2018 के विधानसभा चुनाव के हारने के बाद उनको जिस प्रकार से बीजेपी में साइडलाइन किया जा रहा था, उसको मद्देनजर उन्होंने जो है कांग्रेस की नाव में सवार होना उचित समझा और यही कारण था कि उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ज्वाइन करी। लेकिन जिस प्रकार की तवज्जो जो दीपक जोशी को मिलना चाहिए थी कांग्रेस पार्टी में वो नहीं मिली और यही कारण है कि उन्होंने वापस अपनी जो पैतृक पार्टी है, जिसको हम पैतृक पार्टी कहेंगे, उनकी मूल जो पार्टी को बीजेपी में आना उन्होंने उचित समझा। दरअसल देखिए हम इसके पहले भी हम बात करते हैं, उमा भारती की हम बात करें 2005 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, लेकिन वापसी कायम में उन्होंने तमाम जो भारतीय जनशक्ति पार्टी भी बनाई, लेकिन बावजूद भारतीय जनता पार्टी में हुई, लेकिन वो मकसद केवल राजनीति तक था। लेकिन जो 2010 के बाद की हम बात करते हैं तो 2010 के बाद मध्य प्रदेश में जितने भी व्यक्तियों ने, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में आए हो, उन्होंने केवल अपने बिजनेस को, व्यवसाय को बचाने की कवायद रखी और यही कारण रहा कि जो राजनीति में जो घर वापसी के जो कारण रहे, घर वापसी तो नहीं कहेंगे, दल बदल की बात कहेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में काफी उपचुनाव हुए, कई उपचुनाव हुए। दरअसल कारण यह रहा कि जिस प्रकार से जो तत्कालीन विधायक होते थे वो पार्टी छोड़ देते थे और पार्टी छोड़ के जो है बीजेपी में आ जाते थे। अब ऐसे में उपचुनाव की स्थिति बनती थी जैसे अभी बन रही है, चाहे विजयपुर की हम बात कर लेते हैं, अभी कुछ दिनों बाद बीना की भी यही स्थिति बनने वाली है।
तो यही कारण रहता है कि अब चूंकि पिछला यदि करीब 1.5 दशक का, यदि 2010 से लेकर 2024 तक का हम जो सफर देखें राजनीति का, यह बहुत ही मायने में अलग हो चुका है शिवाजी। और यही कारण है कि अब राजनीति में जो घर वापसी या दल बदल की जो संभावना जो बढ़ती जा रही है, उसका कारण है व्यक्ति अपनी विचारधारा को एक साइड रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण रहता है कि कुछ लोग, यानी केवल हम 1% लोगों की बात करेंगे कि जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में वापसी की, उनमें से एक दीपक जोशी रहे, क्योंकि उनकी मूल विचारधारा जो है बीजेपी की थी, आरएसएस की थी, संघ से जुड़े हुए थे। और यदि दूसरी ओर बात करें तो तमाम दूसरे, अभी भी हम बात करें तो जैसे मुकेश चतुर्वेदी, हालांकि यदि बात की जाए तो उनके जो भाई है राकेश चतुर्वेदी, वो कांग्रेस में है। राकेश चतुर्वेदी भी बीजेपी में आए थे, लेकिन थोड़ी दिनों बाद उन्होंने अपनी वापसी कांग्रेस में कर ली थी, क्योंकि उनकी जो मूल विचारधारा थी वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। तो यानी जो व्यक्ति जिस विचारधारा का होता है, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी से कांग्रेस में आए, उसकी जो मूल विचारधारा होती है वो उसी विचारधारा में बहना पसंद करता है। लेकिन यदि उसके विपरीत यदि गंगा बहती है तो वो उससे साइडलाइन होकर उस पार्टी से जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है। जी अंबिका जी, ये हमारे सहयोगी विचारधारा की बात करते हैं, पर अभी जिस तरह से यहाँ से वहाँ आवाजाही बनी हुई है, इसमें मुझे लगता है कि विचार जो है वो सेकेंडरी हो गए हैं और लोगों को जहाँ पर लाभ दिखता है या उनकी तत्कालिक नाराज़गी दिखती है तो वो इधर से उधर होते हैं। और ख़ास करके बड़े पैमाने पे कांग्रेस के लोग जो हैं वो भाजपा में चुनाव के समय गए। तो इसको थोड़ा संक्षेप में बताइए, हमारा समय भी जो है होने जा रहा है। देखिए विश्वकर्मा जी, हम दीपक जोशी के संदर्भ में बात करें तो पार्टी ने सोचा कि एक बहुत अच्छे पिता से बेटा है, निश्चित रूप से संस्कारित होंगे और वहां पर उपेक्षित महसूस कर रहे, तो पार्टी इनके सामने पीले चावल लेके नहीं गई थी कि आप आइएगा। इन्होंने आके सदस्य ग्रहण की, हमने यथोचित सम्मान इनका किया, इनका मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखा, इनको उपेक्षित उसमें नहीं रखा। अब निश्चित रूप से अब सांप्रदायिकता की फैक्ट्री से निकलकर वो आए हुए थे, तो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहे थे। हमारा सर्वधर्म समभाव वाला वातावरण है, सारे धर्मों में हम लोगों की आस्था है, देश की अनेकता में एकता का हमारा मिशन है और हम उससे हमारे देश की सार्वभौमिकता भी दिखाई देती है। हम सांप्रदायिकता के खेल नहीं खेलते, ये लोग जिस प्रकार से ये लोग खेलते, तो उन्हें लगा होगा कि अब यहाँ पर असहज महसूस हुआ होगा और वो अपनी बात से इससे हमारे देश पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंबिका जी, पर ये एक बात आप जो कह रहे हैं, मैं बात खत्म करना चाहूँगा कि अब जो है आप पार्टी किसी में रहें, वैचारिक रूप से आप कभी सनातनी हैं तो आप कहते हैं कि हमारे सनातन की उपेक्षा हो रही है, कभी आप हिंदुत्व की उपेक्षा की बात करते हैं, कहीं पे कोई आदमी कुछ बात करता है। तो अब मुझे लगता है कि बहुत बार तो ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियां 19-20 जैसी बात करती है। कांग्रेस से भर भर के लोग बीजेपी में गए हैं, अब उनको भी लगना चाहिए कि हम यहाँ क्यों रहें, पर वो वहाँ हैं तो उनको वहाँ कोई ना कोई लाभ दिखता होगा। इसी वजह से अभी आप रामनिवास रावत की बात कर रहे थे, अब उनको मंत्री बना दिया गया, 6 बार के विधायक थे, तो वो केवल सनातन के लिए तो नहीं गए होंगे, पर उसमें कहीं उनको या उनको अपने क्षेत्र का विकास दिख रहा होगा। पर ये आवाजाही जो है वो राजनीतिक दलों में, जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पिछले 2 दशक में ये बढ़ी है और इसमें वैचारिकता कम है और अपने बिजनेस को या अपने हितों को बचाने की होड़ ज़्यादा है। मैं अजय जी से एक लाइन में चाहूँगा कि वो अपनी बात कहें। देखिए सुभाष जी, अंबिका जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, कांग्रेस को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं पीले चावल लेके नहीं गए, अरे दीपक जोशी भी कांग्रेस में गए, 2 महीने में आपने टिकट दे दिया, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति में शामिल कर लिया, उपचुनाव में स्टार प्रचारक बना दिया, तो पीले चावल के आपने तो पूरी माला उन्हें पहना दी थी, उसके बाद भी आपकी पार्टी में कोई रहने को तैयार नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लाभ का सवाल नहीं है। जब दीपक जोशी जी जैसे नेता गए तब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, कुछ विभेद थे, गुस्से में वो चले गए, लेकिन आपकी पार्टी की ऐसी है कि उसमें कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है, उसमें कोई भी व्यक्ति समाज की सेवा नहीं कर सकता। और आपकी पार्टी इस समय आतंकियों के समर्थन में इस कदर आगे बढ़ रही है कि कोई भी राष्ट्रवादी आदमी अब कांग्रेस में नहीं रह सकता। भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, कांग्रेस नहीं रही, ये माफियाओं के साथ चलिए खड़े हुए हैं। देखिए, दोनों ही पार्टी के लोग इधर से उधर गए हैं, पर मुझे लगता है कि कई बार सत्ता जिसकी होती है, लोगों को लगता है कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हमारे बहुत सारे हित सधेंगे। खैर, किन्हीं कारणों से लोग गए होंगे और अब ये 2 उपचुनाव हो रहा है, इसके रिजल्ट भी बताएंगे कि जनता इस तरह के लोगों को किस तरह से
देखती है। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।